So hello friends, today we will learn about class 9th civics chapter number 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। इसका टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर में भी आया था। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना, याद भी कर लेना एग्जाम से पहले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था, वर्णन करें। मतलब कि जो नेपाल है वो 2005 तक लोकतांत्रिक देश था या नहीं, इसके बारे में बताना है। सो इसका आंसर है हमारा नहीं, नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। मतलब कि जो नेपाल है वो 2005 तक आजाद नहीं हुआ था, इसलिए वो लोकतांत्रिक देश नहीं था। और सेकंड कारण है, नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। मतलब कि नेपाल में 2005 तक लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन 2005 तक नेपाल का राजा राजघराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था। मतलब कि 2005 तक राजा वही बनता था नेपाल में जो राजघराने में पैदा होता था और वहाँ पर शासन करता था। सो ये कुछ पॉइंट था जिससे पता चलता है कि नेपाल में 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। मतलब कि जो म्यांमार है इस टाइम पर लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, उसके बारे में बात करना है। सो देखते हैं क्या है। सो इसका उत्तर है हमारा नहीं, म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि मतलब कि जो म्यांमार है अब लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसके पीछे कारण है क्योंकि म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। मतलब कि जो म्यांमार देश है वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक शासन नहीं है। और दूसरा कारण है, शासन के फैसले में लोगों की भागीदारी नहीं होती है। मतलब कि म्यांमार में शासन के फैसले में लोगों की भागीदारी नहीं होती है और पहले की तरह सैनिक अधिकारियों का दबदबा है और लोगों की आजादी पर प्रतिबंध है। मतलब कि म्यांमार में पहले की तरह सैनिक अधिकारियों का दबदबा है और लोगों की आजादी पर प्रतिबंध मतलब कि रुकावट है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है, तर्क दे। मतलब कि जो सऊदी अरब है क्या लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, उसके पीछे तर्क देना है। सो इसका उत्तर है हमारा नहीं, सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक पाया है। मतलब कि जो सऊदी अरब है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सऊदी अरब में शाह लोग होते हैं वो राज परिवार के होते हैं, इसलिए उनका जो है वहाँ पर हक होता है। मतलब कि वहाँ पर उनका राज होता है शाह लोगों का। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। मतलब कि जो लोकतंत्र है उसके क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसका उत्तर है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। मतलब कि लोकतंत्र में जितने भी फैसले लेने होते हैं वो निर्वाचित नेता लेते हैं। और दूसरा विशेषता है इसका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबले होते हैं। मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होता है। और तीसरा पॉइंट है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। मतलब कि यहाँ पर दिए हुए हर व्यक्ति का वोट का मोल जो है सामान्य होगा। और चौथा विशेषता है, कानून का राज और मूल्य अधिकार का आदर होता है। मतलब कि लोकतंत्र में जो है कानून का राज होता है और इनके मूल्य अधिकारों का आदर किया जाता है। और पांचवा है विशेषता, शासन में भागीदारी के सबको सामान्य अवसर मिलता है। मतलब कि लोकतंत्र में जो है हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। सो ये था कुछ इम्पोर्टेंस लोकतंत्र का, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। मतलब कि जो लोकतंत्र है उसमें आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए। सो इसका उत्तर है हमारा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। मतलब कि जो लोकतंत्र है उसमें अंतिम निर्णय लेने के अधिकार उसी के पास होना चाहिए जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं लिखिए। मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो इसका उत्तर होगा हमारा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं हैं। सो लोकतांत्रिक सरकार का पहला विशेषताएं हैं, नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कि लोकतंत्र में जो नागरिक है वो अपने भाषण दे सकते हैं और विचारों को रख सकते हैं लोगों के सामने। और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आज्ञा। मतलब कि लोकतंत्र सरकार में जो लोग हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करते हैं लोगों के लिए। तीसरा विशेषताएं है, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कि जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और पांचवा विशेषताएं हैं, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में जो मजदूर हैं अपना व्यापारिक संघ स्थापित कर सकते हैं। और प्रेस को पूर्ण आजादी। मतलब कि जो प्रेस है उनको पूरा आजादी दी जाती है कि सही खबर छापा जाए।
यानी जो असली खबर है उसको छापा जाए, ना कि नकली खबर। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। सो हमने बात कर लिया लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषताएं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्ष्य क्या है? मतलब कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होता है उसका क्या सामान्य लक्ष्य होता है, उन सब के बारे में बात करना है। सो इसका उत्तर है हमारा गैर लोकतांत्रिक सरकार के अनेक लक्ष्य होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा लोग सरकार और उसकी नीति की आलोचना नहीं कर सकते हैं। मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून को लोगों को मानना पड़ता है और लोग जो है इसका कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं, मतलब कि खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और दूसरा लक्ष्य है विपक्षी दलों की कोई स्थान नहीं। मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो विपक्षी दल होते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता है। और मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं। मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो मजदूर हैं वो अपने व्यापारिक संघ स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं। मतलब कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में प्रेस वाले वही खबर छापते हैं जो सरकार के लिए लाभदायक हो, मतलब कि फायदेमंद हो। सो ये है हमारा गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्ष्य, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। मतलब कि जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में कोई 5 तर्क देना है। सो इसका उत्तर है हमारा शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप। मतलब कि लोकतंत्र में जो शासन होते हैं वो अधिक जवाबदेह वाले होते हैं। मतलब कि उनको सरकार को जवाब देना पड़ता है और सरकार के साथ साथ जनता को भी देना पड़ता है। और दूसरा है हमारा बेहतरीन निर्णय लेने की संभावना। मतलब कि लोकतंत्र में जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, मतलब कि सही निर्णय लेने की संभावना होती है। तीसरा तर्क है हमारा नागरिकों का सम्मान। मतलब कि लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं उन सबको एक समान अधिकार दिया जाता है और एक समान माना जाता है। और चौथा तर्क है हमारा मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है। मतलब कि किसी भी तरह का मतभेद, मतलब कि लड़ाई या जात पात के लेकर किसी भी तरह का मतभेद होता है या टकराव होता है तो उन सबको संभालने का तरीका है लोकतंत्र के पास। पांचवा तर्क है हमारा गलतियों के सुधार के अवसर। मतलब कि लोकतंत्र में अगर किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो उनको सुधार का अवसर मिलता है। सो ये था लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। अभी हमने बात किया लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, और अब हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। सो इसका उत्तर है हमारा अस्थिरता की संभावना होता है। और दूसरा तर्क है फैसलों में देरी हो सकती है। मतलब कि लोकतंत्र द्वारा किए गए फैसले में देरी हो सकती है, लेकिन इनके द्वारा लिए गए फैसले जो है सही ही होंगे। और तीसरा तर्क है हमारा भ्रष्टाचार का संभावना हो सकता है। मतलब कि लोकतंत्र में उपलब्ध सदस्य द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और चौथा तर्क है हमारा चुनावी प्रक्रिया महंगी हो सकती है। मतलब कि जो चुनावी प्रतिनिधि है वो अपने पैसों का ज्यादा यूज कर सकते हैं। और पांचवा तर्क है हमारा सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। मतलब कि लोकतंत्र में सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई हो सकती है, मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो ये था लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है? ये जो प्रभावित है वहाँ पर प्रभावित नहीं परिभाषित होगा। सो इसका उत्तर है हमारा ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। मतलब कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही चुनी गई हो, तभी देश लोकतंत्र हो सकता है। सो इस प्रकार अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया। सो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।